जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और हम 9th क्लास की एनसीईआरटी में हिस्ट्री कर रहे थे, जो कि 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस के नगर में आतंक का माहौल था और 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे। उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय किया था। फिर हमने देखा था कि कैसे बास्तिल की जेल तोड़ दी गई थी 1789 में पेरिस में, और बास्तिल का जो कमांडर था इसमें वो मारा गया था, और जो कैदी छुड़ाए गए थे वो 7 थे। और इसके पीछे का 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, हमने ये भी देख लिया था कि क्यों ये क्रांति आखिरकार हुई। हमने देखा था कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था, जिसमें कि प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था, सेकंड स्टेट जो था कुलीन वर्ग आते थे उसमें, और थर्ड स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि और किसान, कारीगर, ये सारे और आते थे, जिसमें छोटे किसान भी थे, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये सब थर्ड कैटेगरी में आते थे। फिर हमने देखा था कि किस तरह 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था 3 वर्गों में, उसमें लुई 16 राजगद्दी पर बैठा था 1774 में, जो कि बुर्बो राजवंश का था। उसकी उम्र 20 वर्ष की थी और उसका विवाह था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था, जिसका नाम था मेरी एंटोनेंट। और हमने देखा था कि कैसे उन्होंने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराया था, जिसकी वजह से उन पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज जुड़ गया था। पहले से उन पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से था। सरकार से जो कर्जदाता थे वो 10% ब्याज की मांग भी करने लगे थे, जिसके कारण अब उन्हें अपने राजघराने को बचाने और सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए कर लगाना पड़ रहा था। कर अदा करने वाले हमने देखा था कि तीसरे स्टेट के ही कमज़ोर तबके के लोग थे, जिसमें कि उन पे कई कर लगे हुए थे। एक तो टाइल कर के कर्ज था, जो कि प्रत्यक्ष वो देते थे कर, और अनेक अप्रत्यक्ष कर थे, जिसमें नमक और तंबाकू जैसी चीज़ों पे भी उनसे कर लिया जाता था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, हमने देखा 1794 में समाप्त कर दी गई थी। और एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता का और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। क्या थी वो? स्टेट। उसके बाद हमने देखा था कि जीने के लिए संघर्ष जो कि फ्रांस में चल रहा था। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर के 2.8 करोड़ हो गई थी, जिसकी वजह से खाद्यान्न की कीमतें आसमान छू रही थी और उभरते हुए मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना भी होने लगी थी। ठीक है, हमने देखा था कि 18वीं सदी में एक नया सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसको हमने मध्य वर्ग का नाम दिया था, और स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना इन्होंने की थी, जिसके बारे में जॉन लॉक और जॉन जाक जैसे दार्शनिकों ने अपनी पुस्तक में लिखा था। फिर हमने देखा था कि क्रांति की शुरुआत आखिर क्यों हुई थी। हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था क्रांति की शुरुआत आखिर क्यों हुई। जीने का संघर्ष हमने देख लिया था। उसके बाद जीविका संकट के बाद हमने देखा था कि कैसे विशेषाधिकारों का अंत हो गया था फ्रांसीसी समाज में। फिर हमने क्रांति की शुरुआत देखी थी सेकंड चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि एस्टेट जनरल की जो प्रतिनिधि सभा थी उसकी बैठक बुलाई गई थी और प्रस्ताव की मंजूरी लेने के लिए। फिर एक एस्टेट जनरल की अंतिम बैठक हुई थी 1614 में। फिर हमने देखा कि 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। 175 साल बाद ये बैठक बुलाई गई, और जिसमें कि नेशनल असेंबली का गठन हमने देखा कि कैसे सबने इनकार किया इस असेंबली का, और हमने देखा कि इसी के विरोध में नेशनल असेंबली का गठन हो गया 20 जून को हुआ था, जिसका नेतृत्व मिरावे और आबे सिए जैसे लोग कर रहे थे, जो कि कुलीन परिवार और पादरी वर्ग से थे। इसी सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे बास्तिल जेल जो कि 14 जुलाई को ढहा दी गई थी, बास्तिल किले को तोड़ा गया था, और 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को तोड़ दिया था। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया, और फिर उसके बाद 20 अरब लिब्रे संपत्ति सरकार के हाथ में
आ गई थी। उसके बाद हमने फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। हमने ये चैप्टर देखा कि कैसे फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, यानी कि संविधान तो रहेगा पर राजतंत्र के अंतर चलेगा वो संविधान। फिर हमने देखा था कि नेशनल असेंबली संवैधानिक बना था 1791 में। इसका उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए और शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया जाए, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये कॉन्सेप्ट हमें फ्रांस की क्रांति से ही मिलते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि नेशनल असेंबली में सदस्यों की संख्या 745 और निर्वाचकों की संख्या 50,000, जो कि सिर्फ अभी तक पुरुष ही इसमें भाग ले रहे थे, जो कि सक्रिय नागरिक थे, जिसमें सक्रिय नागरिक में 40 लाख मताधिकार प्राप्त लोग थे और 2.8 करोड़ जनसंख्या में से थे ये सब। और निष्क्रिय नागरिकों में 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को रखा गया था। फिर हमने देखा कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। उसके बाद हमने इसी चैप्टर में कुछ चिन्हों को देखा था, जिसमें छड़ों का बर्छेदार गट्ठर दिखाया गया था, जो कि अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर गट्ठर को नहीं, एकता ही बल है, ये दिखाता है। फिर त्रिभुज के अंदर की रोशनी बिखेरती आँख को हमने देखा था, ये प्रतीक है, सूर्य की किरणें अज्ञानी रूपी अंधेरे को नष्ट कर देंगी। और राजदंड का प्रतीक हमने देखा था, अपनी पूँछ मुँह में लिए एक सांप। फिर उसके बाद हम आ गए थे इन सारे प्रतीकों के बाद हमें देखना था फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। कि 1789 की गर्मियों के बाद फ्रांस की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अन्य पड़ोसी देशों के शासक ने सेना भेजने की योजना बना ली थी, जिससे कि नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी और प्रस्ताव पारित किया। कब? 1792 में। और यहाँ पे कवि रॉजर डी लाइल, जो कि मार्सिले लिखते हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया था, हमने देखा था, जो कि फ्रांस का राष्ट्रगान बना आगे जा कर के। अब हम ये सब पढ़ते हुए लास्ट चैप्टर पे अपने आ चुके थे, यानी कि 4th चैप्टर पे अपने आ चुके थे कि महिलाओं की स्थिति। फ्रांस की क्रांति हुई, गणतंत्र भी मिला, पर क्या महिलाओं की स्थिति बदली? जो कि निष्क्रिय नागरिक कही जाती थी, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? गणतंत्र के लिए क्रांति हुई? क्या हमें पता चलता है कि फ्रांस में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उनके लिए क्रांति हुई या नहीं? तो हमें 4th चैप्टर में यही देखना है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। हमने तीनों चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा समझ करके अपने 4th चैप्टर पे हम आ चुके हैं, यानी कि हम पिछला बैकग्राउंड लेके अगर चलते हैं, अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो हमें हमारा जो रिदम है वो बना रहेगा और हमें चैप्टर अच्छी तरह से याद रहेंगे। तो हम आज देखने वाले हैं 4th चैप्टर, जिसमें कि हमें देखेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो यहाँ पे शुरू होता है चैप्टर कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम भी करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनिक परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। ठीक है। उनके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। ठीक है, काम वो उतना ही कर रही हैं, पर जो मजदूरी है वो पुरुषों के हिसाब से नहीं मिलती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए हैं। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुईं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। ठीक है। तो प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे।
शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आगे है कि मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। कब? 1946 में। हमारी आज़ादी के एक साल पहले ही इनको क्या मिला? फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिला था। आप जानते हैं कि हम जैसे ही आज़ाद हुए थे 1947 में, यहाँ एक पेज दिया हुआ है क्रांतिकारी महिला, जिसमें नाम है ओलंपे दे गूज, जो कि 1748 से लेकर 1793 उनका जीवन काल रहा। उनके बारे में लिखा है कि ओलंपे दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। ठीक है। 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी और उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है। अब ये स्रोत दिया हुआ है ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। आगे ये है बेकरी के दुकान पर कतार में लगी महिलाओं की चित्र है। दास प्रथा का उन्मूलन। हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अब, दास प्रथा का उन्मूलन। हमने देखा कि कैसे महिलाओं ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन के क्लब बनाए और कुछ सफल भी हुई और कुछों को अपने इस अधिकारों की लड़ाई में मुकदमा चला करके फांसी पर भी लटका दिया गया। यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम 5th चैप्टर में मिलेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद।